मित्रों, नमस्कार। आपका जीवन दर्शन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राज पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित मेरी उपन्यास उस दौर से इस दौर तक का वाचन प्रस्तुत है। इसके प्रथम अध्याय में आप दो पात्रों से परिचित होते हैं। दोनों स्वतंत्रता सेनानी हैं और आज़ादी की लड़ाई में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रयाण करते हैं। उनका मकसद सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर आज़ादी के संघर्ष को और धारदार बनाना था। लेकिन गुरु शमशेर नायक दुश्मन की गोली से मारा जाता है, जबकि उसका परम मित्र विद्याधर बच जाता है। वह शमशेर के सामने शपथ लेता है कि वह स्वतंत्रता संघर्ष को पूरी ताकत से आगे ले जाएगा। यह घटना उपन्यास के प्रथम अध्याय विस्थापन में घटित होती है। आगे की कहानी इस दूसरे अध्याय में सुनिए, जिसका शीर्षक है अधिवासन। विद्याधर अपने गुरु शमशेर को दिए गए वायदे को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ आ गया था और क्रांतिकारियों का अभियान धीमा पड़ने लगा था। यह घटना वर्ष 1943 के जून महीने के उत्तरार्ध की है। दक्षिण भारत से दो बहादुर योद्धा यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दाखिल हुए थे, जिनका आमरण संकल्प यह था कि वे वहां से बंगाल की ओर प्रयाण करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होंगे। चूंकि दुश्मन को उनके बारे में पूरी खबर थी और वे लगातार उन दोनों का पीछा कर रहे थे तथा उन्होंने रास्ते में उन पर कई बार घातक आक्रमण भी किए थे, पर वे दुश्मन और मौत को बार बार अंगूठा दिखाते हुए आगे बढ़ते गए। अदम्य उत्साह से वे मेरठ से आगे निकलकर रुड़की के जंगलों में घुस गए। वहां दुश्मन से उनका सीधा मुकाबला हुआ। विद्याधर तो उस मुकाबले में बाल बाल बचता गया, जबकि शमशेर नायक को दो गोलियां लगी। एक उनकी जांघ में, दूसरी उनके भीतर समा गई। बहरहाल दोनों ने बचते बचाते एक परित्यक्त खंडहर में पनाह ली, जो प्रथम दृष्टया किसी किले का अवशेष था। उन्होंने कोने कोने का मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां वे पूरी तरह महफूज हैं, जहां वे कुछ घंटे तक आराम कर सकते हैं। वहीं विद्याधर ने अपने वरिष्ठ मित्र की जांघ में फंसी गोली तो निकाल दी, पर शरीर के अंदर घुसी गोली को निकालना उसके वश की बात नहीं थी। वह गोली ही शमशेर की मौत की वजह बनी। शमशेर सिंह को खोकर विद्याधर निरुद्देश हो गया। लिहाजा वह कुछ समय तक इस मकसद से मेरठ के तंग गली कूचों में गुमनाम भटकता रहा कि उसे कुछ क्रांतिकारी इंकलाबियों का दल बनाकर ही आगे की रणनीति बनानी चाहिए। उसने एक संघर्ष मोर्चा भी बनाया, पर अगले ही वर्ष नेताजी सुभाष की हवाई दुर्घटना में मौत की अफवाह ने आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों को शिथिल कर दिया। देश के दूसरे क्रांतिकारी संगठन भी ढीले पड़ गए। वह फिर एक मकसद तक पहुंचने से पहले ही ऊहापोह की स्थिति में आ गया। कहाँ जाए और क्या करें? फिर भी वह अपने चुनिंदा कामरेडों के साथ कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जंगलों के रास्ते हरिद्वार में आ गया और नगर के ज्वालापुर इलाके में खुद को काम की तलाश में भटका हुआ पथिक बताकर वहीं ठहर गया। ज्वालापुर वासियों से उसे और उसके कामरेडों को काफी हमदर्दी और मदद भी मिली। इसी दरमियान जब लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में हिंदुस्तान को आज़ादी देने की दिशा में उपक्रम की शुरुआत हुई, तो क्रांतिकारियों की रणनीतियों को विराम सा लग गया। विद्याधर भी सुस्त पड़ गया, क्योंकि
उसका यह कयास लगाना सही ही था कि देश की आज़ादी में बस कुछ ही वर्ष और लगेंगे। वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो विद्याधर की उम्र रही होगी कोई 24 वर्ष के आसपास। उसने तब अपने क्रांतिकारी कामरेडों को यह संदेश देते हुए कि वे अपनी सारी क्षमताएं हिंदुस्तान के नव निर्माण में लगा दें, अपना संघर्ष मोर्चा भी भंग कर दिया। उसी वर्ष उसने अपने संघर्ष मोर्चा की एक क्रांतिकारी युवती रत्ना शेषाद्री से विवाह भी कर लिया और ज्वालापुर छोड़कर सूरजनगर में अपना डेरा बसा लिया। उस वक्त हरिद्वार का सूरजनगर इलाका पनप रहा था। आज़ादी के बाद उल्लास में खोए हुए लोग इलाके को सपनों के नगर की भांति सजाने संवारने में व्यस्त थे। सूरजनगर आज़ादी की धूप में सूरजमुखी के फूल की तरह खिलने को लालायित हो रहा था। इसी इलाके में रहते हुए विद्याधर कुलकर्णी के परिवार ने प्रतिष्ठा और ख्याति भी अर्जित की। वैसे भी उसके पूर्वज निज़ाम हैदराबाद के राजदरबारी हुआ करते थे तथा उसमें अपने पूर्वजों की निर्भीकता, सत्यनिष्ठा, उच्च जीवन शैली जैसे उदात्त गुण स्वमेव आ गए थे, जिनकी बदौलत कुलकर्णी परिवार समाज में प्रशंसा और चतुर्दिक यशोगान का पात्र बना। विद्याधर के 3 बेटे हुए, कुंदन, संजन और रंजन, जिन्हें उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की हर संभव कोशिश की और उनकी कोशिशों ने उन्हें अच्छे नतीजों से नवाजा भी। यानी कुंदन और संजन तो प्रशासनिक सेवा में अव्वल आकर भारत सरकार की विदेश सेवा के सिलसिले में अमेरिका और इंग्लैंड चले गए, जहां वे बाद में सेवा से निवृत्त होकर वहीं के बाशिंदे बन गए, वहां की नागरिकता ले ली। परंतु रंजन को चूंकि हरिद्वार का सांस्कृतिक परिवेश भा गया था, इसलिए उसने पढ़ लिख कर वहीं एक शासकीय कार्यालय में बाबू की नौकरी कर ली। जब पिता विद्याधर 21वीं सदी के स्वागत वर्ष में ही काल कवलित हो गए तो उसने अपने पिता का सूरजनगर छोड़ दिया और ज्वालापुर में आ गया, जहां अपनी कमाई की पाई पाई जोड़कर एक कोठी बना ली। रंजन अपने पिता विद्याधर कुलकर्णी की बौद्धिक विरासत और हरिद्वार के सांस्कृतिक परिवेश को संजोते हुए अपने ऑफिस के सहकर्मियों के बीच और हरिद्वार के समाज में रंजन बाबू के नाम से विख्यात हुआ तथा जब वह राजपत्रित अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ तो वह बड़े शौक से अपनी बनाई हुई कोठी में आकर अपनी पत्नी रोहिणी, अपने बहू बेटों और पौत्रों के साथ रहने लगा। उसे विश्वास था कि अपनी समृद्ध मानसिक विरासत के बलबूते पर वह एक आदर्श परिवार का निर्माण कर सकेगा और अपने समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मित्रों, प्रथम 2 अध्यायों नामतः विस्थापन और अधिवासन में घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। उपन्यास के आरंभिक अध्यायों में घटनाओं का अतिरंजित विवरण नहीं दिया गया है। अगला अध्याय वंशरोपण है, जिसे आप शीघ्र सुन सकेंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो and the channel.